Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम फिजिक्स का और एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन. व्हाट इज ग्रेविटेशन? वी आर फैमिलियर विथ मनी फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ जिनसे हमारा पाला पड़ता है, या बहुत सी ऑब्जर्वेशंस जो हम डे बाय डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उनका आंसर ढूंढने के लिए, यानी उनका रीज़न जानने के लिए शायद ये ग्रेविटेशन की यूनिट जो हमारे सिलेबस में है, आपके सिलेबस में, आपके फिजिक्स सिलेबस में, ये हमें हेल्प करेगा इन टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना, अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड डिफरेंट फिनोमेना ऑकरिंग इन आवर डेली लाइफ. मैं कुछ सवाल आपके जहन में जगाना चाहता हूँ या उबारना चाहता हूँ. एक सवाल ये है दैट we observe objects to fall towards the earth. जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये वापस आ जाता है ज़मीन की तरफ. Why does objects fall towards the earth? How does earth revolve around the sun? ये हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में कि earth is revolving around the sun. The question is how is earth revolving around the sun? इनके बीच में कोई रस्सी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. Then how is earth revolving around the sun? या और एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूँ ज़मीन कत पे दरित, जैसे ये पेन है, ये अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ये मार्कर कहाँ पे है, किस चीज़ पे, आप कहेंगे सर ये हाथ पे है. अगर हाथ इसके नीचे नहीं होता है तो ये नीचे गिर जाएगा. इसी तरह का क्वेश्चन मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि ज़मीन किस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है, इतनी भारी ज़मीन, इतनी भारी भरकम ज़मीन किस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है, तो शायद आपके जहन में मुख्तलिफ सवाल आ जाएंगे. यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के एतबार से आपके नए नए जवाब आ सकते हैं. लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर एक मामूली सी चीज़ भी हवा में नहीं रह सकती है तो इतनी भारी भरकम ज़मीन हवा में कैसी है, कैसे ये घूमती है हवा में रहकर सूरज के इर्द गिर्द. देयर आर एस्टिमेटेड 10 raised power 22 stars in the universe. And all these stars are revolving at their own orbits. ठीक? Why does there is no collision between these number of stars in the universe? हमने कभी नहीं सुना है कि the stars collided with each other. ये collision क्यों नहीं हो रहा है इतनी heavenly bodies के बीच में? How are planets revolving around the sun? How is moon revolving around the earth? There are so many questions that we are going to find answer while studying this unit of gravitation in your syllabus. और एक क्वेश्चन है मास एंड वेट. मास एंड वेट ये दो इंग्लिश के वर्ड्स हैं. अगर हम इनका उर्दू मीनिंग लिखते हैं तो मास को भी लिखते हैं वजन, वेट को भी लिखते हैं वजन. अगर इनका माने सेम है, एक जैसा है, तो फिर दो वर्ड्स यूज करने की जरूरत क्यों? जब अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जब ये अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, मास और वेट, इट इंडिकेट्स दैट दे माइट बी हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स. In this unit, inshallah, with the conclusion of this unit, we will come to know that what is difference between mass and weight. इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं. हिस्टोरिकली अगर देखते हैं, एरिस्टोटल के ज़माने में, एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर ऑफ दिस टाइम्स. एरिस्टोटल के ज़माने में जब कोई एप्पल या सेब या कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर गिरती थी, जब उनसे पूछा गया कि ये चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों गिरती हैं, तो ही आंसर्ड दैट एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इज नेचुरल. There is no explanation for that why does object fall towards the earth. That does not need any explanation, that the fall of objects towards the earth is natural. इन्हें ये जो चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं, it is natural phenomena. There is no need to explain for explanation for this phenomena. 16th century में वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट्स और द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं गैलीलियो गैलीली ने क्या कहा? ठीक, he was one of the great scientists of his times. He said that the fall of objects towards the earth, it is not natural. There is a force responsible for that fall, and the force that
attracts the objects towards the earth lies in the earth. यानी कहने का मतलब ये था कि ये जो चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती है ये खुद नहीं गिरती हैं, बल्कि ज़मीन के अंदर एक कशिश है, एक कुव्वत है, एक ताकत है, जिस ताकत की वजह से ये ज़मीन इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती हैं. दैट इज़ वाई दीज ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. लेकिन जो ग्रेट माइंड्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट इज सर इसाक न्यूटन. ठीक, जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो सिर्फ फिलोसफिकल थॉट्स नहीं देते हैं, वो रिलेट करते हैं इनको डिफरेंट फिनोमेना के साथ और एक्सटेंड करते हैं उस थॉट को. ठीक, बाय रिलेटिंग विद डिफरेंट फिनोमेना. न्यूटन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स so far produced by this world. Newton explained that the fall of object, fall of apple towards the earth is because of a force that is inside the earth. Is this force of earth makes the objects to fall towards its center. That lies in the center of the earth. That earth in its center has a great force, has a force with which it attracts other objects towards its center. नॉट ओनली अर्थ. न्यूटन ने यह कहा कि सिर्फ ज़मीन के अंदर ये कुव्वत कशिश नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ के अंदर. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दैट अर्थ एंड सन आर रिवॉल्विंग राउंड ईच अदर. Planets and sun are revolving around each other. It is because of this force that moon is revolving around the sun. Not इसने सिर्फ यहीं पे कंक्लूड नहीं किया, टुवर्ड्स द कंक्लूजन इस लॉ को, इस आइडिया को एक्सटेंड करते करते न्यूटन इस नतीजे पर पहुंच गया कि कायनात में, यूनिवर्स में हर कोई चीज़, आप और मैं, हर कोई चीज़ हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. यानी न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंटली फिर साबित करके ये दिया कि ये जो कोई चीज़ ज़मीन के अंदर गिरती, ज़मीन की तरफ गिरती है, ये ज़मीन के अंदर ही फोर्स नहीं है, बल्कि कायनात के अंदर हर कोई चीज़ ऐसी है जिसके अंदर एक कुव्वत है, एक ताकत है, जिस ताकत की वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. तो यही अट्रैक्शन, यही कुव्वत कशिश की वजह से ज़मीन में, कायनात में प्लैनेट्स या स्टार्स या अदर हेवनली बॉडीज जो हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये एक ही ऑब्जेक्ट में होता तो सारी चीज़ें उसी की तरफ गिर जाती, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर है. जैसे कश्मीरी में लड़कियाँ एक गेम खेलती हैं जिसे कहते थे हक चीजी. ठीक, कश्मीरी गर्ल्स जो है, आपको अच्छे से समझ आएगा. उसमें अगर आप गौर से देखेंगे, दो लड़कियाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. ये पुश नहीं करती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं, पुल करती हैं. ठीक, लेकिन उस अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे के गिरद घूमती हैं. लाइकवाइज दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन न्यूटन को ये आइडिया कहाँ से मिला? न्यूटन को ये आइडिया कहाँ से मिला कि कायनात के अंदर प्लैनेट्स और स्टार्स एक दूसरे को ये फोर्स अट्रैक्ट करते हैं? न्यूटन गॉट दिस आइडिया फ्रॉम Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. Planetary motion. Who was Kepler? ठीक, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था टाइको ब्राही. ये चीजें आपको याद रखनी है. टाइको ब्राही was a scientist, was a philosopher. He studied or observed planetary motion. He observed planetary motion for 20 years. He observed planetary motion for 20 years using simple instruments because telescope was not invented at that time, at his times. While analyzing the data and collecting the data, he could not publish it. ये अपना पानी publish करित के. But towards the end of his life, यदि यमस बाशाओ कि बह हेक न मे रोज न तसा सकत के कि बह हेक ये collected data publish करित, he handed over the collected data to one of his students. ठीक, टाइको ब्राही ने जो डाटा कलेक्ट किया था 20 साल की मेहनत के बाद प्लैनेटरी मोशन के बारे में, he handed over that data to one of his students. His name was Johannes Kepler.
जोहानस, ये जोहानस केपलर टाइको ब्रेही का स्टूडेंट था। इसने जब इसको ये डेटा कलेक्ट किया, सो दैट क्या इसको नसी कलेक्टेड डाटा हवाल दमस ताकि स करक ये पब्लिश, टू बी पब्लिशड, सो दैट इट कैन बी पब्लिशड। जॉन्स केपलर ने क्या किया, वाइल एनालाइजिंग द डाटा, यो डाटा इसने अपने टीचर से हासिल किया। वाइल एनालाइजिंग द डाटा, जब इसने खुद अपने जहन से अब इस पे गौर करने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की। वाइल एनालाइजिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम हिज टीचर टाइको ब्रेही, he came to the conclusion with three important observations. While analyzing the data, Johannes Kepler came to the conclusion with three important observations, which were later named as Kepler's law of planetary motion. इसने इस डेटा से तीन ऑब्जर्वेशंस महसूस की या हासिल की, ठीक। उन्हीं वो तीन ऑब्जर्वेशंस उसने पब्लिश की, और दैट थ्री ऑब्जर्वेशंस वर लेटर नेम्ड एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब वो तीन ऑब्जर्वेशंस क्या थी, या तीन लॉज क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट लॉ किसका है? ये केपलर्स लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, law of orbit. This law of orbit states that all planets revolving around the sun in elliptical orbit, that all, ये मैं लिखूंगा आप भी लिखना, all planets are revolving around the sun in elliptical orbits. ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, बीजवी शक्ल जो अंडे की मानन, ठीक, लाइक दिस elliptical orbits. All planets are revolving around the sun in elliptical orbits with sun at one of its foci. क्योंकि elliptical orbits में दो फोक्स होते हैं, with sun at one of the foci. With sun at one of the foci. With sun at one of the foci. ये भी आप याद रखना. With sun at one of the foci. Yeah, this was the first observation collected or analyzed from the data received by Johannes Kepler from his teacher Tycho Brahe. ठीक, second law, or we can say second observation. According to the second law or second observation, it is known as law of areas. Law of areas. अब देखिए areas क्या है? अगर हम इसे देखें P1, P2, P3, P4. Suppose a planet is revolving around the sun, ठीक, from P1 to P2, P2 to P3, P3 to P4. What does Kepler observe? That he observed that the line joining the sun and the planet, sweeps equal distances in equal intervals of time. For example, if the equal of time is t, here, say for example it is 1 hour. अगर एक्स घंटस ताई ये सन करान P1 पे P2 ताई, पता अगर हम करो मेजर P3 पे P4 ताई दिमो 1 घंटे। अगर इस जेट पर करो नहीं सर, यहाँ तो को ना काउंट के, फिर यहाँ से हम यहाँ जब प्लेनेट पहुँचता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सूरज के नज़दीक है ये ऑर्बिट, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पर यूनिट टाइम, हम यहाँ पर भी 1 घंटे में मेजर करते हैं टाइम। 1 घंटे में से फॉर एग्जांपल इट ट्रैवल्स फ्रॉम P3 टू P4। तो एरिया कैसे आ गया? यहाँ आ गया एरिया इस P1 और P2 के बीच में, दिस इज एरिया P3 एंड P4 के बीच में।
What does Kepler observe? That the line joining the sun and the planet sweeps equal distances, equal intervals of time. अगर 1 घंटे का टाइम यहाँ भी लिया, 1 घंटे का टाइम यहाँ भी लिया, then the area between P1 and P2 in SP1 P2 is equal to area of SP3 and P4. That means in equal intervals of time, the line joining the planet and the sun sweeps equal distances in equal intervals of time. The second law is the line joining the sun and the planet sweeps equal distances in equal intervals of time. In equal intervals of time. That is, from figure, area of SP1 P2 is equal to area of S, यानी सन से लेकर P3 to P4, provided that the time interval is same for both the observations. In the time observation also same. And third and last observation of Kepler's observation was Kepler's law of planetary motion is. पहले इस बात को समझने के लिए आपको यह चाहे याद रखना है कि एक प्लैनेटस यूता टाइम कम अख राउंड कंप्लीट करने लगा है ऑर्बिटस पे सनस अंदर। जैसे हम अर्थ अगर लेंगे, हम अर्थ को जितना टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल पीरियड और ऑर्बिटल टाइम पीरियड। ठीक। अब थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स। Law of periods. Law of periods states that the cube of mean distance of planet from the sun, क्योंकि हर एक planet sun से equal distance पे नहीं है। ठीक। Mercury is nearest, Venus, Earth वगैरह वगैरह। ठीक। The cube of mean distance, यहाँ पर mean distance क्यों है? क्योंकि अगर ये spherical orbit होता तो ये distance एक जैसी होती, रेडियस सेम होती। यहाँ पर रेडियस सेम नहीं है। तो ठीक है, आपको जब वो मीन मोड आपने पढ़ा होगा या एवरेज मीन मोड वगैरह, तो यहाँ पर जो मीन डिस्टेंस है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ a planet from the sun is directly proportional to square of time, square of its orbital time period, square of its orbital time period. Orbital time period means कि अमिस कोता टाइम आस लगन अख राउंड कंप्लीट करनस around the sun. Orbital time period capital T. That is it is the cube of mean distance of planet from the sun is directly proportional to square of its orbital time period, that is r cube. If r is distance between sun and the planet is directly proportional to t square, t is time period square, और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ऑफ, इसके नीचे लिखना और r cube divided by, या r cube is equal to, when proportionality is converted into equality, then there comes the proportionality constant, that is t square into constant, or r cube divided by t square is equal to constant.
that is the ratio between cube of mean distance and the square of time period is constant for every planet that is revolving around the sun. These are the three laws of planetary motion put forth by Kepler by analyzing the data received from his teacher Tycho Brahe. Tycho Brahe studied or observed the planetary motion for 20 years with simple instruments. After analyzing the data, Kepler came to the conclusion with three famous observations which are known as Kepler's laws of planetary motion. पहला law क्या है? All planets are revolving around the sun in elliptical orbits with sun at one of the foci. Second law is law of areas. The line joining the sun and the planet sweeps equal distance in equal intervals of time. Third law is the cube of mean distance of planet from the sun. The cube of mean distance of planet from the sun is directly proportional to the square of time period. The square of the periodic time or time period, that is r cube is directly proportional to t square or r cube divided by t square is equal to constant. These three laws आपको याद करने हैं और इन्हीं laws से न्यूटन ने फिर law of observation ठीक law of gravitation जो फॉरवर्ड किया वो आफ्टर एनालाइजिंग दिस Kepler's law of planetary motion, Newton put forth the law of gravitation that will inshallah we will study that in next lecture. See you again. Till then, goodbye and have a nice time. Khuda.